स्टार्ट कर रहे हैं अब क्लास। बुक खोल लीजिए, चैप्टर 9 हमारा पिछली बार पूरा हो गया था। तो टुडे वील प्रैक्टिस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द असाइनमेंट। असाइनमेंट का सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, क्वेश्चन करना इसलिए भी जरूरी है, अब इन क्वेश्चन में आप रियलाइज करेंगे कि हमें थ्योरी तो सब पता थी, फॉर्मूले सब पता थे, पर फिर भी क्वेश्चन हो नहीं पा रहा। क्वेश्चन आप लोगों से तभी हो पाएंगे जब आपको प्रैक्टिस आपने करी भी होगी। क्वेश्चन में छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं। फॉर्मूला ठीक है, लग रहा है, पर कैसे उसको समझना है, कैसे वो ट्रिक समझनी है, कैसे अप्लाई करना है, वो भी आना चाहिए, और वो प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 37 पढ़ो चलो। टीआईआर पे बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए, देन वील मेक द फिगर। एंड दिस वाज अ होमवर्क, आप लोगों को मैंने असाइनमेंट होमवर्क में दी थी, तो आइडियली आप लोगों ने ट्राई करी होगी। नहीं करी है आपका लॉस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं कर सकते उसमें हम। तो जिन्होंने ट्राई करा है, डजेंट मैटर, अगर आप नहीं भी कर पाए कोई बात, एटलीस्ट आपने ट्राई करा, कोशिश करी, दैट इज इनफ। कई क्वेश्चंस मुश्किल हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, पहली बार में जरूरी नहीं है कर पाओ। डोंट गेट डिसहार्टेंड, कोई क्वेश्चन नहीं भी होता ना आपसे, ये नहीं कि पहला करा नहीं हुआ, दूसरा करा नहीं हुआ, तीसरा करा नहीं हुआ, छोड़ दिया, कोई बात नहीं, पीछे से हिंट दे रखे हैं, पीछे से हिंट देख के करो। 2 4 5 10 15 20 क्वेश्चन अगर आप हिंट देख के भी कर लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि यार यही चीज बारी बारी हो रही है, इस टाइप के क्वेश्चन में ये चीज लगाता है, इस टाइप के क्वेश्चन में ये ट्रिक लगती है, फिर आप सीख जाओगे, उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन आपसे अपने आप होने लगते हैं। तो शुरू शुरू में थोड़ा दिक्कत आती है न्यूमेरिकल्स, क्योंकि आपको वो ट्रिक्स, वो तरीके नहीं पता होते। उसके बाद जब थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हो, तब आपको ये चीज समझ में आती है, यार ये तो वही लॉजिक बारी बारी लग रहा है, हाँ वहां लगा था वैसा ही लॉजिक यहाँ भी लग रहा है, वही लॉजिक लग रहा है, फिर उसके बाद आसान हो जाता है। तो शुरू में थोड़ा सा गिव अप नहीं करना, क्वेश्चन नहीं हो रहे कोई बात नहीं, देख देख के करिए पीछे। क्वेश्चन 37 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन 37 में वो कहता है कि हमारे पास एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में पानी है, अब पानी में यहां नीचे एक बल्ब रखा हुआ है, बल्ब में से लाइट निकल रही है, ये लाइट जब पानी के सरफेस पर टकराएगी तो रिफ्रैक्ट करके बाहर आ जाएगी, ये पानी के सरफेस से बाहर आ, पर इस बल्ब की और भी रेज होगी जो इधर भी जा रही है, इसकी सारी रेज पानी से बाहर नहीं आ, सिर्फ थोड़ी सी आ पाएंगी, थोड़ी सी नहीं आ। अब जैसे यहां बात करते हैं, इस वाली रे ये टकराई, डेंसर से रेयरर में जा रही है, रिफ्रैक्ट होके चली गई, ये वाली रे रिफ्रैक्ट होके चली गई। पर कोई कहता है ऐसे तो सारी बाहर आ जाएंगी, कोई टकराएगी यहाँ रिफ्रैक्ट करके बाहर चली जाएगी, कोई टकराएगी यहाँ रिफ्रैक्ट करके बाहर चली जाएगी। प्रॉब्लम कहां हो रही है, क्यों नहीं बाहर जा पाए? क्योंकि देखिए आगे जाने पर जैसे जैसे मैं यहां से इस पॉइंट को अगर मैं लेबल कर देता हूं ओ, जैसे जैसे मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं एंगल बढ़ता जा रहा है, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50। और हमें एक फिनोमेना पता है कि जब लाइट जाती है डेंसर से रेयरर और उसका एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है तो लाइट में टीआईआर हो जाएगी। लाइट डेंसर से रेयरर तो जा ही रही है, अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो टीआईआर। इनके लिए नहीं, इनके लिए तो एंगल छोटा है, तो बहुत पास ही है ना नॉर्मल के, यहाँ एंगल बहुत छोटा है, अभी टीआईआर नहीं होगा। पर आगे जाकर जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे एंगल बढ़ता जाए, एक केस कभी ना कभी तो ऐसा आएगा जहां पर आप अगर नॉर्मल बनाएंगे तो वो एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है 0 डिग्री, 10, 20, 30, 40, कभी ना कभी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो ही जाएगा। और जैसे ही वो एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हुआ, ये रे क्या करेगी बताओ, जैसे ही एंगल रिफ्लेक्शन, ग्रेजिंग ग्रेजिंग कर, ग्रेजिंग अलोंग द सरफेस चली जाएगी ग्रेजिंग, यानी जैसे ही ये एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा वो रे ग्रेजिंग कर जाएगी, यानी वो रे पानी से बाहर नहीं आ।
और इस पॉइंट के बाद तो फिर तो एंगल यहां क्रिटिकल एंगल के बराबर था, आगे जाने पे तो एंगल क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो गया होगा, तो ये रे तो TIR ही कर जाएंगे, ये वाली रेज तो TIR ही कर जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि सारी रेज पानी से बाहर आ पाएंगी, नॉट ऑल ऑफ देम विल बी एबल टू कम आउट, सिर्फ वही रेज पानी से बाहर आ पाएंगी। यहाँ पे देखो ये नहीं आ पाई, ये वाली नहीं आ पाई, क्योंकि इनके लिए एंगल जो था वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया था। यहाँ चेक करो ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बड़ा आ रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बड़ा है। जैसे जैसे मैं ओ से दूर जा रहा हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल बनाता हूं, यहाँ देखिए ये एंगल कितना छोटा है, ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा नहीं है, यहाँ क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, तो यहाँ तो और भी बड़ा हो गया ना, तो यहाँ तो TIR हो ही जाएगा। तो जो भी रेज पॉइंट, इस पॉइंट को मैं P मार्क कर, पॉइंट P वो पॉइंट है जहां पे एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर, P से आगे जाने पे एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, क्योंकि इस पॉइंट पे क्रिटिकल एंगल के बराबर है, आगे जाएंगे तो एंगल बड़ा हो चुका हो। तो जो भी रेज पॉइंट P के बाद फॉल करेंगी वो सब TIR ही करेंगी, क्योंकि उनके लिए एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो चुका होगा। तो लाइट जो है वो O से P तक के बीच में से ही बाहर आ पाएगी। P के बाद बल्ब की जो भी रेज हैं वो टकरा कर वापस पानी में रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, और ऐसे इस साइड भी होगा। अगर पॉइंट P उस साइड है तो इतना ही डिस्टेंस पॉइंट P का इस साइड भी होगा। इधर पॉइंट P डैश ले लीजिए, यहाँ पे जो रे फॉल करेगी इसके लिए भी सेम लॉजिक अप्लाई होगा ना। अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर ही होगा, तो ये रे ग्रेजिंग करेगी, और इसके बाद वाली कोई भी रे पानी से बाहर नहीं आ पाएगी। तो पानी से बाहर जो भी रेज आ पाएंगी वो सिर्फ वही होंगी जो इस बीच के रीजन, इस साइड भी उस साइड भी, आगे भी होगा ऐसा एक रीजन, पीछे भी होगा, पूरा एक गोल सर्कल बनेगा जिसमें लाइट पानी से बाहर आएगी, एक गोल सर्कल बनेगा, ये वो सर्कुलर रीजन होगा जिसके अंदर वाली रेज पानी से इमर्ज कर पाए। जो भी रे इस सर्कुलर रीजन के अंदर होगी वो पानी से बाहर आ पाएगी, इसके बाहर कोई रे फॉल करेगी तो दैट विल अंडरगो TIR। तो आप लिख सकते हैं, फिगर बना लीजिए, ओनली रेज within this circle will emerge out of water, will emerge out of water। सिर्फ इसी सर्कल की जो रेज है इसके अंदर वाली वो पानी से इमर्ज कर, ओनली रेज विद इन दिस सर्कल विल इमर्ज आउट ऑफ वाटर। हमें इस सर्कल का रेडियस निकालना है, क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो हमें इस सर्कल का रेडियस निकालना है। आप इसको सर्कल शेप भी बोल सकते हैं, नहीं तो आप इसको कोन शेप भी बोल सकते हैं, कोन शेप में लाई जाएगी। इसको यहां से ज्वाइन कर दो, इसको यहां से ज्वाइन कर दो, तो इस कोन शेप में लाइट बाहर आएगी। जो भी रेज इस कोन के अंदर होंगी वो पानी से इमर्ज कर पाएंगी, कोन के बाहर वाली रेज पानी से इमर्ज नहीं कर, बिकॉज दे विल अंडरगो TIR, दे विल गो बैक इनटू वाटर। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करें, देखो पानी की डेप्थ हमें दे रखी है, डेप्थ ऑफ वाटर इज गिवन एज D, ये पानी की डेप्थ है, ये D। अब हमें सब लॉजिक पता है TIR का, पर उसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है वो इतना सिंपल नहीं है। पानी की डेप्थ D दे रखी है और इस सर्कल का रेडियस निकाल, हम क्या लॉजिक अप्लाई करते हैं देखिएगा। अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर था, क्योंकि रे ग्रेज करी थी, ये वाली जो रे है ये ग्रेजिंग कर रही है, तो क्रिटिकल एंगल के बराबर था, तो ये वाला एंगल भी क्रिटिकल एंगल के बराबर है। कौन सी प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, थीटा सी बराबर। अब ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करो, और इस ट्राइंगल में ज्योमेट्री से मेरे को बताओ साइन थीटा सी की वैल्यू।
sin theta c is perpendicular upon hypotenuse. परपेंडिकुलर कितना है sin theta c अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ इस ट्रायंगल में? सर रेडियस आर, हाँ r, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा? डी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी। तो मैं इस ट्राइंगल में sin थीटा c की वैल्यू निकाल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ये टेढ़े वाला, पानी की डेप्थ d है, सर्कल का रेडियस r है, तो हाइपोटेन्यूज होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो sin थीटा c आ जाएगा r अपॉन आर स्क्वायर प्लस। कोई कहता है पर sin थीटा c निकाल क्यों रहे हो? क्योंकि हमारे पास sin थीटा c का ऑलरेडी एक फॉर्मूला होता है। हमने TIR में पढ़ा था sin थीटा c का फॉर्मूला। क्या था sin थीटा c का फॉर्मूला? म्यू आर बाय म्यू डी। रेयर बाय म्यू और डी। डी। तो रेयर मीडियम कौन है यहाँ? रेयर मीडियम तो एयर है। एयर। और डेंसर मीडियम कौन है? वाटर। वाटर। थीटा c का फॉर्मूला हो गया 1 बाय म्यू। पानी को अभी म्यू ले लेते हैं, एंड में डाल दें। तो रेयर वाले को 1 डाल दिया, डेंसर वाले को म्यू डाल, तो sin थीटा c 1 बाय म्यू आ गया। और sin थीटा c की ज्योमेट्री से वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसीलिए sin थीटा c निकाला था, क्योंकि हमें sin थीटा c का फॉर्मूला पता है। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, यानी r अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय म्यू। स्क्वायर कर दो, सॉल्व कर लो, स्क्वायर करते हैं। आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज 1 बाय म्यू स्क्वायर। सॉल्व तो आप लोग कर ही लेंगे। तो देखते हैं क्या आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर ब्रैकेट में म्यू स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो आर आ जाएगा डी अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। दिस इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल जिसमें से लाइट पानी से बाहर आई। ये देखिए, अब आप लास्ट स्टेप में चाहें तो म्यू की वैल्यू भी डाल सकते हैं। पानी है, पानी का म्यू 4/3, यू कैन पुट द वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड कि अगले चैप्टर पे चले जाएं, जल्दी जल्दी सिलेबस करें, फायदा नहीं। क्वेश्चंस करिए, इसी टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछेगा। फॉर्मूला भी डायरेक्टली याद रख लो कि अगर एमसीक्यू आ जाता है, कभी क्वेश्चन आया इसी टाइप का एमसीक्यू, सर्कल का रेडियस पूछ रहा है, कई बार पूछ चुका है वो, तो ये वाला आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, बताइए क्या डाउट है? सर ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे एप्लीकेबल होगा अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आते तो? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल यही बोलेगा वो। पानी के अंदर एक बल्ब रखा है, पानी के अंदर जो बल्ब रखा है उसकी लाइट पानी के सरफेस पे एक सर्कल शेप में दिख रही है। जो बल्ब रखा है उसकी लाइट सिर्फ इस सर्कल के अंदर से बाहर आएगी, जो भी रे सर्कल के अंदर होगी वो बाहर आ पाएगी, और सर्कल के बाहर से कोई रे जाना चाहेगी, देखो बल्ब की जो भी रेज है सर्कल वाली वो बाहर आ पा रही, पर इस सर्कल के बाहर से कोई भी रे नहीं, क्योंकि उन सब में TIR मिला। तो जो लाइट है वो सिर्फ इस कोन या इस सर्कल के अंदर से बाहर आ पा रही। ध्यान से देखिए, हम थोड़ा सा फिगर को क्लियर करते हैं जिससे कि आप लोग समझ पाए क्या हो रहा है। देखो, ओनली दोज रेज विच आर लाइंग विद इन दैट सर्कल दे आर एबल टू कम आउट ऑफ वाटर। बाकी सारी रेज का TIR हो रहा है। तो देखो ध्यान से, जो रे इस सर्कल के अंदर से थी वो पानी से इमर्ज कर रही है, इसके बाहर की कोई भी रे पानी से इमर्ज नहीं कर पाई। ओनली दीज रेज आर कमिंग आउट ऑफ वाटर। यहां वाली नहीं आ रही है, यहां वाली भी नहीं आ रही। तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है, न्यूमेरिकल आएगा, आप देखना आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट में भी होगा। बुक के पीछे जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। R इज इक्वल टू D अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1।
He will ask you the radius of the cone या radius of the circle through which light is coming out. चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अगले पेज पर आइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55। कॉन्सेप्ट आपने सब पढ़े हुए होंगे, पर क्वेश्चन में जब अप्लाई करेंगे ना तो फर्क हो जाता है। क्वेश्चन में डायरेक्टली ये नहीं कि फॉर्मूला लगाया हो गया। योर पेपर विल नॉट बी वेरी इजी कि आपने फॉर्मूले में डेटा डाला हो गया। अगर पेपर आसान होगा तो सब बच्चे ही फुल नंबर ले आएंगे, फिर पेपर रखने का फायदा ही क्या होगा? डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे कि कौन बच्चे ने पढ़ाई करी है किसने नहीं? तो पेपर में आपके सारे क्वेश्चन आसान नहीं होंगे। आप लोग ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं, जानते हैं ज्यादा आप लोग कि पेपर में किस टाइप का लेवल होता है। क्वेश्चन 55। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक प्रिज्म पर 45 डिग्री का एंगल है, ये भी 45 ही होगा, ये 90 है। 3 रेज फॉल कर रही हैं, ये देखिए रेड ग्रीन ब्लू। अब मैंने आपको चलो उसकी बात बाद में करते हैं, पहले म्यू लिख। वो कह रहा है इसके लिए म्यू की वैल्यू है 1.39, इसके लिए है 1.44 और इसके लिए है 1.47। ये प्रिज्म ग्लास का बना था और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने दे रखा है। ये अलग अलग क्यों दे रखा है? क्या कभी ऐसा पढ़ा था हमने कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है? बताओ। Cauchy's formula. Cauchy's formula. फॉर्मूला पढ़ा था म्यू इज इक्वल टू a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। हमने पढ़ा था कि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। ये देखिए, तो वही ग्लास, इसी ग्लास प्रिज्म में जब ये अलग अलग कलर की लाइट आती है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड को अलग लगता है, ग्रीन को अलग लगता है, ब्लू को अलग लगता है। मीडियम वही है ग्लास, पर the refractive index of glass is different for red color, refractive index of glass is different for green color, refractive index of glass is different for blue color. और सही है, अकॉर्डिंग टू कॉचीज फॉर्मूला होना भी चाहिए। अब वो पूछता है कि आगे क्या होगा, ये रेज आगे क्या है। तो मैं किसी एक को समझता हूं, बाकियों को फिर वही लॉजिक अप्लाई कर देंगे। तो लेट अस कॉन्सेंट्रेट बीच वाले पे, इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जब ये रे जाके यहां टकराती है, लेट अस ड्रॉ द नॉर्मल है, इस पॉइंट पे नॉर्मल बना। कितना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस? बताओ जरा ज्योमेट्री से। 45. कैसे करा? सही है, बताओ। Corresponding. हाँ, ये 45 था तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आप ले आए, ये वाला भी 45। ये 45 था, ये वाला भी 45 हो गया। और अगर ये 45 है तो ये कितना बचेगा? ये भी 45 90 बचेगा। minus 45. यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 45। यानी ये जो लाइट रे फॉल कर रही है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स 45। कोई कहता है पर इसमें प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन में? इसमें हम सॉल्व कर लेंगे। डेंसर मीडियम है अंदर और बाहर एयर है, एयर इज द रेयरर मीडियम। तो दिक्कत क्या है? डेंसर है, डेंसर से बाहर जा रही है रेयरर में, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बात खत्म। तो 3 केसेस होंगे ना इसके। हाँ, डेंसर से रेयरर में आपका टीआईआर वाला केस बीच में घुस जाता है। कहीं टीआईआर तो नहीं हो रहा, ये हमें जरूर सोचना पड़ता है कि कहीं टीआईआर तो नहीं हो जाता। तो उसके लिए आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि डेंसर से रेयरर में जा रही है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। डायरेक्टली ये नहीं कहा जा सकता। आपको इसमें प्रॉपरली सोचना पड़ेगा कि कहीं टीआईआर वाला केस तो नहीं है। तो कैसे करें? चलो देखते हैं। टीआईआर की कंडीशन, टीआईआर कब होता है? जब लाइट डेंसर टू रेयरर और उसका एंगल greater than theta c. बड़ा होता है। तो डेंसर से रेयरर तो जा ही रही है, अंदर डेंसर है बाहर रेयरर है, डेंसर से रेयरर तो हो ही रहा है।
पर क्या उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है वो नहीं मैं पता कर सकता। क्या ये एंगल बड़ा है क्रिटिकल एंगल से वो नहीं पता, वो चेक करना पड़ेगा अभी। तो लिखते हैं टू चेक, अगर एंगल बोलो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ, अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ तब क्या हो जाएगा? TIR TIR PIR हो जाएगा। पर थोड़ी सी दिक्कत क्या आ रही है, एंगल आई तो मुझे पता है 45 है, पर ये नहीं पता। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ यार ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा है या छोटा है? तो तुम कहोगे क्रिटिकल एंगल कितना है, तभी तो दो नंबर को कंपेयर करोगे। मैं पूछता हूँ टेल मी वेदर आई इज मोर देन थीटा सी और नॉट। अब आई तो तुम्हें दे रखा है 45, थीटा सी तो दे ही नहीं रखा, थीटा सी नहीं दे रखा तो थीटा सी को ही जाता है निकाल लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, निकाल लो, फिर निकाल के दिखाओ। थीटा सी का फॉर्मूला होता है साइन थीटा सी का म्यू आर बाय म्यू डी। रेयर मीडियम कितना है? 1 1 1 है। अच्छा डेंसर मीडियम हम इसकी बात कर रहे थे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 अब आ गई दिक्कत, साइन थीटा सी 1/1.44 आ गया, थीटा सी तो निकाल नहीं पाओगे, कहाँ तुम्हारे पास इतना टाइम थोड़ी ना होगा टेबल वेबल देखो साइन के, साइन थीटा सी तो निकलेगा नहीं। तो आपने वो कंपैरिजन टाइप को सिखाया। तो साइन थीटा सी हम यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते था, साइन थीटा सी की वैल्यू तो निकलेगी नहीं, क्योंकि 1.44 1/1.44 नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, हम ये कंडीशन ही चेक नहीं करते, आई और थीटा सी को कंपेयर मत करो, क्योंकि थीटा सी निकल नहीं पा रहा ना, इसलिए आई और थीटा सी को मत कंपेयर करो। क्या करो, दोनों का साइन ले लो, चेक करो कि क्या साइन आई साइन थीटा सी से बड़ा है क्या, चेक दिस। इंस्टेड ऑफ चेकिंग आई एंड थीटा सी, आप चेक करिए कि क्या साइन आई साइन थीटा सी से बड़ा है। बात वही है, अगर आई थीटा सी से बड़ा हुआ, नहीं हो रहा मैं पता कर लूंगा। चलो बताओ साइन आई की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज साइन आई? √3 by सर 1/√2 कितना है? 1/√2 1/√2। TIR अगर होना है तो इसको बड़ा होना पड़ेगा, किससे? साइन थीटा सी। साइन थीटा सी का फॉर्मूला अभी क्या आया था, व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा सी? 1/म्यू। 1/, म्यू आर तो 1 ही था, और म्यू डी डेंसर मीडियम को अभी म्यू लिख लो, तो साइन थीटा सी का फॉर्मूला था 1/म्यू। तो साइन आई should be greater than sin theta c, should be greater than 1 by sin theta c 1/म्यू और sin i 1/√2। अगर आप चाहते हो TIR हो, अगर आप चाहते हो TIR हो तो i की वैल्यू थीटा सी से बड़ी होनी चाहिए, यानी sin i की वैल्यू sin थीटा सी से बड़ी होनी, यानी 1/√2 should be greater than 1 by। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या कंडीशन आ रही है यहां से, म्यू शुड बी ग्रेटर देन √2 √2, या कह सकते हैं म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1.414। अगर आप चाहते हो TIR हो तो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1.414। देखिए मैंने TIR की कंडीशन डिराइव कर, बस थोड़ा सा मॉडिफाई मैंने क्या करा, जो कंडीशन आई के टर्म्स में थी, आई को थीटा सी से बड़ा चेक करना था, TIR तब होता जब आई थीटा सी से बड़ा, कोई बात नहीं, मैंने साइन आई को साइन थीटा सी से बड़ा कर, क्योंकि मैं आई और थीटा सी को कंपेयर नहीं कर पा रहा था, कोई बात नहीं, आई शुड हैव बीन ग्रेटर देन थीटा सी, कोई बात नहीं, साइन आई शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी, तो वहां से ये कंडीशन लिखो। और अब बताओ इनमें से आर जी और बी कौन कौन सी लाइट्स में TIR होगा, चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। सब लोग रिप्लाई करिए, कौन कौन सी लाइट में आर जी और बी, कौन कौन सी लाइट्स में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, किस किस में TIR होगा। सर हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया सर?
और क्या करोगे तुम? सर इससे पहले भी आपने एक ऐसा क्वेश्चन कराया था सर, जहाँ पे सर आपने जैसे यहाँ पे आपने किया हुआ है 1/√2, सर वही था कि आपने वहां पे छोड़ दिया था करके, उसको हाँ, डिवाइड करके। हमें तो तुम्हें तो म्यू की तुम्हें पता करना है ना कि कौन से केस में टीआईआर होगा कौन से केस में नहीं होगा, तो तुम्हें म्यू के साथ कंडीशन निकालनी है। 1/म्यू आ रहा है यहाँ 1/√2, तुम्हें ये समझ में आया आई और थीटा सी? टीआईआर यस कब सर। होता है? टीआईआर कब होता है जरा ये बताओ, क्या बताया था मैंने, टीआईआर कब होता है? सर टीआई के लिए दो कंडीशन होती है, टेंसर टू रेयरर, और दूसरी होती है आई ग्रेटर देन थीटा सी। आई ग्रेटर देन थीटा सी। अब मैं आई ग्रेटर देन थीटा सी क्यों नहीं यूज कर रहा ये बताओ, व्हाई एम आई नॉट क्योंकि यूजिंग? सर वो 1/1.44 की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते साइन की फॉर्म। 1/म्यू होता है, वहां से यस थीटा सर। साइन इनवर्स से निकलेगा नहीं, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसका भी साइन ले लेता हूं और मैं इसमें भी साइन ले। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आई एंड थीटा सी, आई विल फाइंड आउट साइन आई एंड साइन। मैंने दोनों तरफ साइन ले लिया, साइन आई हो गया, इधर साइन थीटा सी हो गया। साइन आई वो तो साइन 45 है 1/√2, और साइन थीटा सी हो गया 1/2। और टी आई आर के लिए ये बड़ा होना चाहिए, तो साइन आई शुड बी ग्रेटर देन साइन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कंडीशन आ गई, दिस इज द कंडीशन फॉर टी आई आर। टी आई आर होगा या नहीं होगा, अब हमारी कंडीशन है इन टर्म्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत आसानी से अब हम बता सकते हैं इसमें टी आई आर होगा क्या, नो सर। नो सर। क्या होगा टी आई आर नहीं होगा तो? डेंसर से रेयर आ रही है, क्या होगा, कुछ तो होगा, खत्म हो जाएगी। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन होगा। टिल्टिंग होगा क्या, क्या बराबर है ये? नो सर। नो सर। बाहर चली जाएगी, रिफ्रैक्शन होगा इसमें, इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन। अच्छा, इसमें क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? यस सर। सर टीआईआर होगा। यार होगा, इसमें इसमें भी होगा सर टीआईआर। भी टी आई आर होगा, तो इसमें भी टी आई आर हो रहा है, इसमें भी टी आई आर। ये देखिए, रट मत लीजिएगा, क्वेश्चन में वैल्यूज के बेसिस पर डिसाइड हुआ है ये नहीं कि रट लिया पेपर में क्वेश्चन कुछ और था पर यही बना। ये इन वैल्यूज के हिसाब से, और जो ये वैल्यू यहाँ पर आई है उसके हिसाब से डिसाइड हुआ है कि किसमें टी आई आर होगा किसमें। नोट डाउन करो एक बार। ठीक है, अब इसके बाद हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बारी बारी मैं बता रहा हूँ, सिंसियरली इसको होमवर्क को कर लो, इसलिए नहीं कि सबमिट करना है पर अपनी प्रैक्टिस है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको जो मैं करा रहा हूँ, उसके बाहर से कोई नया क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, सारे हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए। खुद तुम लोगों को शुरू में मुश्किल आती है, तुम लोग गिव अप कर देते, तुम लोग शुरू में असाइनमेंट करने बैठते हो, न्यूमेरिकल होते नहीं है, तुम छोड़ देते हो। उस टाइम पे थोड़ा ध्यान रखो, शुरू में नहीं हो रही कोई बात नहीं, पीछे से हिंट देख के करिए। शुरू का 20-25 क्वेश्चन का फेज होता है जो मुश्किल लगता है, उसके बाद फिर वही लॉजिक रिपीट होने लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पिछली क्लास में ही पढ़ाया था। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसका मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 5, ये ऑब्जेक्टिव एफओ, ये एफबी। कौन सा अरेंजमेंट है, कोई बच्चा बता सकता है? इज दिस द नियर पॉइंट अरेंजमेंट या नॉर्मल एडजस्टमेंट? नॉर्मल एडजस्टमेंट। कैसे पता लगा? फाइनल इमेजेस फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। हाँ, तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है, यानी दिस इज द नॉर्मल एडजस्टमेंट। हमें पता है ये फोकस होगा और ये इसका भी फोकस होगा, ये डिस्टेंस होगा एफओ और इसका ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस होगा एफबी। ट्यूब लेंथ किसके बराबर होगी? FO प्लस FE। FO प्लस FE। 10 एफबी। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? FO by FE। FO by FE।
ट्यूब लेंथ हमें दे रखी है 36 और मैग्निफिकेशन हमें दे रखा है 5। देखो सिंपल आपका 2 नंबर का न्यूमेरिकल ऑन द टेलीस्कोप। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है FO/FE और ट्यूब लेंथ होती है FO+FE। FO/FE निकालने हैं, करिए जल्दी से। जिन्होंने करा है चैट बॉक्स में प्लीज सेंड करिए। ये वाला सिंपल क्वेश्चन आपका, सिंपल न्यूमेरिकल, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। करो बाकी लोग, जल्दी जल्दी भेजो आंसर फिर। ठीक है, सिंपल है। यहाँ से आप ऊपर ले आइए। FO आ जाता है 5FE, ये FO यहाँ डाल दो, तो 5FE प्लस FE इक्वल टू 36, 6FE इक्वल टू 36। वहां से आप FE की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। यू कैन फाइंड आउट FE इक्वल टू 6 और FE की वैल्यू आ गई। FE की वैल्यू को यहाँ पुट करो तो FO भी आ जाएगा। FO कितना? 30। ठीक है, करिए चलिए। ठीक है, समझ में आया? सिंपल, ये सिंपल वाला क्वेश्चन था। सिंपल क्वेश्चंस भी होंगे आपके पेपर में। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, 52, 49 और 52। क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 52। अब मैंने थोड़े टाइम पहले आपको एक होमवर्क दिया था जहां आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के सारे रे डायग्राम्स बना के सारे केसेस सेंड करने। कुछ बच्चों ने वो किया था होमवर्क, उनको बेनिफिट होगा आगे। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, कई सारे आपके बैच में 4-5 बच्चों ने होमवर्क नहीं भेजा, ठीक है, बाद में आप लोगों को खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि काश हमने होमवर्क कर लिया होता। इट इज टोटली अप टू यू, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीबडी टू स्टडी। जिसको नहीं पढ़ना मत पढ़ो, इट इज योर चॉइस। किसी को जबरदस्ती रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ाया जा सकता। पढ़ना है पढ़िए, आई एम हियर टू हेल्प यू। नहीं पढ़ना है रहने दीजिए। फोर्टी नाइन, अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। जिनका आंसर आ रहा है प्लीज चैट बॉक्स में सेंड करिए। थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। पावर दे रखी है, पावर इज गिवन एज 5 डायोप्टर। पावर है 5 डायोप्टर।
अब पावर होती है 1/f, तो 1/f fi। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर ऊपर ले जाएंगे तो f आ जाएगा 1/5, फोकल लेंथ आ जाएगी 1/5 यानी 0.2। पर ये कौन से यूनिट में आई होगी? मीटर। जब भी आप डायोप्टर से निकालते हैं फोकल लेंथ, वो मीटर में आती है। इनटू 100 कर लीजिए तो फोकल लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर। अब उसने आपको रीडिंग्स दे रखी है अलग अलग, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस की, u और v दे रखे हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है u, इमेज डिस्टेंस होता है v। पूछ रहा है कौन सी रीडिंग सही है कौन सी गलत। अब कहां तक आप इनको चेक करेंगे कैलकुलेट करके, फॉर्मूले में डाल डाल के 1/v माइनस 1/u इज 1/u। u को पुट करो फॉर्मूले में, v को पुट करो और f को पुट करो और चेक करो मैच कर रहा है नहीं कर रहा। फिर अगली रीडिंग के लिए, फिर अगली के लिए, फिर अगली के लिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा चेक करने की। वैल्यूज भी देख रहे हैं आप, आसान नहीं है कोई। यानी ये कैलकुलेशन से तो नहीं करता, क्योंकि वैसे होता तो बहुत लेंदी हो जाता, तो ऐसा लग नहीं रहा कि वो चाहेगा कि मैं कैलकुलेट करूं। क्योंकि अननेसेसरी ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा जबरदस्ती की कैलकुलेशन करवाने। यानी कोई ना कोई ट्रिक है जो हम मिस कर रहे हैं। कैलकुलेट करके तो नहीं करना, 1/v माइनस 1/u इज 1/f डाल के तो नहीं चेक। क्या लॉजिक लगा सकते हैं, कोई बताना चाहेगा? इमेज फॉर्मेशन बाय रे डायग्राम। f2f, अब ये f है 20 सेंटीमीटर, f2f होगा 40 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर, ये है 40 सेंटीमीटर। क्या इसमें रे डायग्राम से हमें क्या पता लगता है, याद करो। पहला केस देखते हैं, चलो। पहले केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है? 25 25 27। ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर है। 25 सेंटीमीटर पर है यानी कहां पर है? between 2f and f 25 यानी 20 और 40 के बीच, यानी ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर यहीं कहीं आएगा ना, f और 2f के बीच में। जरा रिकॉल करो अपना रे डायग्राम वाला केस। जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में होता था तो इमेज कहां बनती थी? beyond 2f बियॉन्ड टू एफ। beyond 2f बियॉन्ड 2f, यानी 40 के बाद बननी चाहिए, 40 से बड़ा होना चाहिए। कितना दिया? 97 दिया। 40 से बड़ा है यानी सही हो सकता है। 40 से बड़ा नंबर है, वो आना चाहिए था, सही हो सकता है। दिस कैन बी करेक्ट, हो सकता है ये करेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है तो इमेज 2f के बियॉन्ड होनी चाहिए, 2f के बियॉन्ड ही दी हुई है, यानी हो सकता है सही होगी। अब अगला देखते हैं। अगले में ऑब्जेक्ट दिया है 30 और 61। ऑब्जेक्ट 30 पे है, यानी कहां पर है 30, कहां पे लाई करेगा? between F f और and 2f f और 2f के बीच f और 2f के बीच। इमेज कहां पे बननी चाहिए? बियॉन्ड 2f। beyond 2f क्या बियॉन्ड 2f दी हुई है? yes sir यानी ये सही हो सकता है। वैल्यू मे नॉट बी एक्चुअली करेक्ट, बट हाँ हमारे लॉजिक के हिसाब से वो सही है, 2f के पीछे होना चाहिए। तीसरे केस पे आते हैं, 35 37। 35 यानी ऑब्जेक्ट कहां पर है? 35 का मतलब sir f और 2f 2 and f 35 का मतलब f और 2f के बीच में, 20-40 के बीच। तो इमेज कहां बननी चाहिए बताओ? ऑब्जेक्ट और beyond 2f बियॉन्ड 2f, 40 के बियॉन्ड बननी चाहिए, पर ये 40 के बियॉन्ड तो दिया ही नहीं। इट शुड बी बियॉन्ड 40, 40 से बड़ा होना चाहिए भाई, तो 37, यानी ये रीडिंग गलत हो। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बस आपको रे डायग्राम के थ्रू चेक करना है। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क व्हिच आई हैड गिवन। इसको करना और इसको समझना बहुत जरूरी था कि कब ऑब्जेक्ट को कहां रखने पे इमेज कहां बनती है। तो हमने ऐसे ही पता कर लिया बिना पूरा पूरा कैलकुलेशन करे, ये वाला केस गलत है, क्योंकि 40 से बड़ा तो है ही नहीं है, तो गलत ही होगा फिर ये। ठीक है, यहां वो नहीं चाह रहा कि आप 1/v माइनस 1/u इज 1/f करके आप पूरा पूरा चेक करें, वो तो अननेसेसरी कैलकुलेशन वाला ही क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ ये ट्रिक लगाओ, देखो अब तुम समझ गए कि ऐसा क्वेश्चन कर लिया, अब तुम्हें एक ऐसा दोबारा कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम फौरन पहचान जाओगे कि हाँ इसको इस तरीके से करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52।
क्वेश्चन 52 करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। ये भी अगेन सोचने वाला क्वेश्चन है, यू हैव टू थिंक। जिन्होंने अटेम्प्ट कर लिया था, जिनका आंसर आ गया है, प्लीज सेंड मी द आंसर्स। बाकी थोड़ा सा सोचने का टाइम दे रहा हूं मैं, 1 मिनट। सेंड करिए आंसर्स प्लीज। अब देखो क्या कह रहा है, डिस्कस करते हैं। वो कह रहा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझने क्या है। वो कह रहा है कि हमें चाहिए अपराइट इमेज बने, यानी इरेक्ट इमेज। ठीक है, इरेक्ट इमेज बने, वर्चुअल भी हो, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू वो चाहता है 0 और 1 के बीच में, यानी मैग्निफिकेशन 0 और 1 के बीच। इसका मतलब क्या है 0 और 1 के बीच में? इसका मतलब इसकी वैल्यू डेसिमल में है। इट इज लाइन बिटवीन 0 एंड 1। इसका मतलब होता है इट कैन बी 0.7, है ना। 0 और 1 के बीच में है, यानी पॉइंट में वैल्यू है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इमेज एनलार्ज्ड है या डिमिनिश्ड? Diminished. Diminish. मैग्निफिकेशन होती क्या चीज है? इट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0.7 आ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी है, इमेज की हाइट छोटी है, तभी तो डेसिमल में आ रहा है नंबर। डेसिमल में कब आएगा? जब न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, यानी इमेज जो है वो छोटे साइज की बनी, यानी इट इज अ डिमिनिश्ड इमेज। इट इज अ इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज। मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, यानी इमेज भी छोटी बनती है। कॉन्वेक्स लेंस क्यों नहीं हो सकती? Why this cannot be a convex lens? बताइए। Always forms a real and inverted image, and but forms a magnified virtual image. हाँ, कॉन्वेक्स लेंस में अगर आप रिकॉल करो, ये वर्चुअल इमेज सिर्फ तब बनाती थी जब ऑब्जेक्ट O और F के बीच में होता था। जब F और O के बीच में होता था, सिर्फ तभी इसमें वर्चुअल इमेज बनती थी, पर वो वर्चुअल इमेज बड़ी होती। सिर्फ यही केस था जब ये वर्चुअल इमेज बनाती थी और वो वर्चुअल इमेज बड़ी होती। या आप एक केस और कह सकते हो, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता तब भी वर्चुअल होता था, और उस केस में भी वो बड़ी ही बनती थी। यानी कॉन्वेक्स लेंस के अगर आप सारे केसेस अगर आपने पढ़े होते, लिखे होते, तो आपको एकदम ही याद रहता कि हाँ, इसमें कभी ऐसा केस नहीं आता कि वर्चुअल में छोटी इमेज, वर्चुअल में छोटी इमेज कभी बना। तो वर्चुअल और छोटी इमेज, इट कैनॉट बी अ कॉन्वेक्स लेंस। तो ये कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में अगर आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखते थे, याद करो, अलग अलग केसेस नहीं थे इसमें, एक ही केस। और यहां पर पीछे लाके छोटी इमेज, देखिए, इरेक्ट, वर्चुअल, डिमिनिश्ड। तो इट विल बी द कॉन्केव लेंस। ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पर कहीं पर भी रख दीजिए, यही केस बनता था। ठीक है ना। तो हमारा आंसर होगा इट विल बी अ कॉन्केव, या आप कह सकते हो इट विल बी अ डाइवर्जिंग लेंस।
लेंस आइडेंटिफाई करनी थी ना, जो ऐसी इमेज बना रही, कॉनकेव लेंस। ठीक है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 54, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ। चलो 54 एक बार ट्राई करो जल्दी से। टेलीस्कोप दिया हुआ है, मीटर और सेंटीमीटर का ध्यान रखना है। अब देखो टेलीस्कोप है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ मीटर में है तो पहले ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो कि बाद में गलती ना हो। 1500 सेंटीमीटर और एफई है 1 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन हो जाएगा एफओ बाई एफई, 1500 बाई 1 यानी मैग्निफिकेशन आ गया 1500 टाइम्स। फर्स्ट पार्ट तो आसान था। अब सेकेंड पार्ट देखिए, ये मून को देखने के लिए यूज होता है। तो मून से जो रेज आ रही होंगी कैसी बनाऊंगा? मून कहां पर शो करूं? यहाँ At infinity. Infinity. तो कैसी रेज शो करूं? इनकमिंग रेज कैसी होंगी? Parallel. हाँ, इनकमिंग रेज जो हम शो करेंगे वो हमें पैरेलल शो करनी पड़ेगी। इनकमिंग रेज मस्ट बी पैरेलल, ठीक है ना? इनकमिंग रेज पैरेलल। कहां पर बनाएंगे इमेज ये? इसके फोकस, Focus. यानी कितना दूर? फोकस पे। और याद रखना, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से गई है वो वाली सीधी गई है, ऑप्टिकल सेंटर वाली जो रे है वो सीधी, बाकी रेस को मोड़ के यहां ले आना। तो ये आपकी इमेज, क्या ये फाइनल इमेज होती है? Intermediate image. हाँ, इस बार ध्यान रखना, उसने इसी की हाइट पूछी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। What is the height of the image of the moon formed by the objective lens? फाइनल इमेज नहीं पूछ रहा है वो, फाइनल इमेज की हाइट नहीं पूछ रहा। अभी आगे जाएगी और फिर फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बन जाएगी, वो नहीं पूछ रहा। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बना रही है उसकी हाइट। यहां थोड़ा सा अलग हो गया ये क्वेश्चन। तो ये मून था, कैसे करेंगे बताइए, कोई बताना चाहेगा? The angle subtended by the image and the object. इस वाले को ले लेते हैं, हाँ ये वाला एंगल है। ये जो रे ऑप्टिकल सेंटर से गई है ये तो सीधा गई होगी ना, ऑप्टिकल सेंटर वाली रे, यानी ये दोनों एंगल्स तो बराबर होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? वर्टिकल अपोजिट एंगल। Call this as θ1 and I call this as θ2. θ1 θ2 बराबर होंगे, मानते हो? यस सर। θ1 Yes, sir. बराबर होगा θ2, they are vertically opposite angles. अगर θ1 θ2 बराबर है तो tan θ1 और tan θ2 भी बराबर होंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा, tan θ2 कैसे निकालोगे जरा बताना? tan θ2 H upon FO. h upon fo, tan θ2 परपेंडिकुलर अपॉन। और tan θ1 कैसे निकालोगे? हाउ कैन यू फाइंड आउट tan θ1? क्या तुम्हें मून की हाइट पता है? डू यू नो दिस? Yes, sir. कैसे पता, बताओ? Radius into 2. हाँ, मून का रेडियस दिया हुआ है, मून का रेडियस दिया हुआ है, तो आप ये टोटल क्या चीज हो जाएगी? ये हो जाएगा मून का डायमीटर। और क्या मून का टेलीस्कोप से डिस्टेंस दिया हुआ है कि मून टेलीस्कोप से कितना दूर है? Yes, sir. क्या दिया हुआ है? 3.48 into 10 की पावर 6. टेलीस्कोप जो होगा ये तो अर्थ पे ही रखा हुआ होगा, टेलीस्कोप तो अर्थ पे ही होगा। और ये मून, अर्थ और मून का डिस्टेंस भी दे रखा है 3.8 10⁸ पर 8। और ये डायमीटर कितना होगा? क्या दिया है जरा बताना?
3.48 into 10 to the power 6. 3.48 into 10 की पावर 6 into 2 into 2 करें तो कितना आएगा tan theta 1 परपेंडिकुलर Sir, upon 3.8 into 10 की power 8. ये देखिए हमने मून इसी फिगर में बना दिया वैसे मून काफी दूर था पर समझने के लिए हमने ये बना दिया ऐसे तो मून का जो डायामीटर है वो आप निकाल सकते हो आपको रेडियस दिया हुआ था ये भी रेडियस था ये भी रेडियस था तो ये 2r करके आप निकाल सकते हो डायामीटर और ये डिस्टेंस दे रखा है वहां से आप एंगल निकाल लो नहीं तो एंगल के लिए आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस नहीं तो tan थीटा का लॉजिक भी लगा सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस और दोनों एंगल्स को इक्वेट कर दीजिए वहां से f नॉट पता ही है तो h निकल आए कितना डालोगे f नॉट को 15 1500 डाल दो ना सेंटीमीटर में डाल दो कोई बात नहीं ये भी सेंटीमीटर में निकल आएगा जिस यूनिट में आप f नॉट को डालेंगे उसी यूनिट में h निकलेगा ना तो f नॉट को 1500 सेंटीमीटर पुट कर दो h की वैल्यू भी सेंटीमीटर में ही आ जाएगा तो पर रेडियस वगैरह तो हमको मीटर में दिए हुए ना मून वो वगैरह मिनट में होना चाहिए उस LHS से RHS को कोई चिंता नहीं है LHS में जो न्यूमरेटर का यूनिट है ये 3.48 तुम्हें किस यूनिट में दिया जरा बताना मीटर Meter. और नीचे वाला भी मीटर Meter. वो वाला यूनिट कट गया कोई दिक्कत नहीं है सेम इनका मैच करना चाहिए जैसे इनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैच कर रहा था यहाँ पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैच करना चाहिए ये दोनों मीटर में थे मीटर मीटर कट गया तो ये दोनों भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर में रख लो या दोनों को मीटर मीटर में रख लो इधर भी कट जाएगा तो इन दोनों का यूनिट सेम रखना है ना मैं 1500 ले रहा हूँ सेंटीमीटर में तो h भी सेंटीमीटर में आएगा या 1% भी कंफ्यूजन है तो इसको सेंटीमीटर की जगह मीटर में ही लो कोई चिंता ही मत करो 15 ही लेना अब तो सब कुछ ही मीटर में हो गया ये भी मीटर ये भी मीटर ये भी मीटर अब h भी मीटर में ही आ जाएगा ओके सर बताइए क्या डाउट है अब देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने आज कराए जो इंपॉर्टेंट लगते थे कुछ और क्वेश्चंस हो सकता है आपके डाउट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे डोंट वरी अबाउट दैट जो इसमें कराया इसमें कोई कंसर्न है तो बताओ